अचानक बस एक तेज रफ्तार कार से टकराती है और शीशे के नुकीले टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी पलकें झपकना पूरी तरह से भूल जाइए। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और बंद कमरे से। मैं आपको ले चल रही हूँ एक छोटी सी बच्ची के पास। वो बच्ची बिस्तर पर लेटी है और बिल्कुल भी नहीं रो रही है। गातो नाम का एक आदमी वहाँ खड़ा है और वो काफी परेशान नजर आ रहा है। वो बच्ची की तरफ घूर कर देखता है और गुस्से में कहता है, इसे चुप होने दो। लेकिन वहाँ खड़ी एंजल बहुत हैरान है और वो तुरंत उससे पूछती है, क्या? एंजल उसे बताती है कि बच्ची को बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं हो रहा है। वो उसे डायपर पहना रही थी और बच्ची बड़े आराम से सो रही थी। एंजल बच्ची को प्यार से देखती है और पूछती है ना मेरी बच्ची? वो गातो को बहुत ही साफ शब्दों में समझाती है कि इसे कोई तकलीफ नहीं है। असली तकलीफ तो तुम्हें हो रही है और तुम्हें तो बस शर्म आ रही है। एंजल फिर से बच्ची को दुलारती है और कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो गातो को अपने पास बुलाती है और बच्ची के पास रहने को कहती है। वो कहती है कि जब मैं इसे नहलाऊं तो तुम इसे अपने हाथों से पकड़ना। उसके बाद तुम बिल्कुल भी उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचोगे। वो उसे बच्ची की खूबसूरती दिखाती है, पर गातो का मन किसी बात से डरा है। गातो कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये भी उन लोगों की तरह जिंदगी जिए। इस बात पर एंजल भड़क जाती है और पूछती है, तुम जानते ही क्या हो? वो पूछती है कि क्या तुम पिछले 40 सालों में कभी उनसे मिले हो? वो उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि तुम किसी की जिंदगी तय नहीं कर सकते। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि उसका आंचल ही इसका घर होगा। गातो एक गहरी सांस लेता है और पूछता है, तो अब करना क्या है? एंजल बहुत ही ठंडे दिमाग से कहती है कि हम वही करेंगे जो डॉक्टर्स ने कहा है, और वो भी हमें जल्द से जल्द करना होगा ताकि इसे कभी भी कुछ पता ना चले और ना ही बाहर कभी किसी को इस राज की भनक लगनी चाहिए। वो चाहती है कि उसकी बच्ची एक बहुत ही आम और खूबसूरत जिंदगी जिए। वो गातो से वादा लेती है कि वो उसे इस बात का एहसास नहीं होने देगा। उसे बस एक अच्छे पिता का अपना पूरा फर्ज निभाना होगा। गातो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। एंजल उसकी इस खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है और मैं आपको एक चर्च के स्कूल में ला रही हूँ जहां आदेल नाम की एक लड़की बच्चों को धर्म के बारे में पढ़ा रही है। वो उन्हें बहुत ही कड़ाई से बताती है कि हमारे सारे उपदेश बिल्कुल व्यर्थ हैं और अगर क्राइस्ट दोबारा नहीं उठे तो चर्च को पूरी तरह मौन हो जाना चाहिए। तभी एक बच्चा हाथ उठाकर पूछता है कि क्या टीवी पर ताली बजाना पाप है? आदेल बहुत ही प्यार से समझाती है कि नहीं, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारे नियमों में ये करना कोई ज़रूरी भी नहीं है। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और आदेल को मुस्कुराकर शुक्रिया कहता है। तभी अचानक स्कूल की घंटी बज उठती है और क्लास खत्म होने का समय हो जाता है। आदेल सब बच्चों को याद दिलाती है कि उन्हें अपने शो की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको एक चलती हुई बस के अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ जहाँ रेडियो पर एक कत्ल की सनसनीखेज खबर चल रही है। रेडियो वाला बताता है कि कातिल शायद उनका कोई अपना ही पड़ोसी है। दादी माँ आदेल के पास बैठी हैं और वो उस कातिल के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि कातिल वो औरत है जिसके बाल बहुत छोटे लड़कों जैसे हैं। आदेल इस बात का विरोध करती है और कहती है कि लोगों की आदत है बातें बनाना। दादी माँ कहती हैं कि उसका चेहरा बहुत ही मर्दाना और गुस्सैल दिखता है और उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो बिल्कुल भी एक औरत नहीं है। आदेल को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि मैं भी औरत जैसी नहीं दिखती। दादी माँ उसे समझाती हैं कि उसका चेहरा चांद के जैसा बहुत प्यारा है। आदेल गुस्से में बहस कर रही होती है, तभी अचानक एक भयंकर धमाका होता है। बस एक कार से जोर से टकराती है और आदेल बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी दादी माँ को पुकारने लगती है। कार के शीशे टूटकर बिखर चुके हैं और सड़क पर एक भारी हंगामा मच जाता है। सड़क पर चारों तरफ धुआं और धूल है और एक आदमी गुस्से में बाहर निकलता है। उस आदमी का नाम शांति है और वो आदेल पर जोर से चिल्लाता है। आदेल भागकर अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें बिल्कुल भी हिलने से मना करती है। शांति का पारा 7वें आसमान पर है और वो पूछता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो अपनी टूटी हुई गाड़ी को देखता है जिसका सामने का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद है। आदेल उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका ध्यान भटक गया था। शांति गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और अपने भाई ममिन को वहाँ बुलाता है। थोड़ी देर में वहाँ एक एम्बुलेंस आती है और उसकी सायरन की आवाज़ कानों में चुभती है। शांति आदेल के पास आकर पूछता है कि क्या उसे कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है, पर आदेल उससे खुद से दूर रहने को कहती है और वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल जाती है।
हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बहुत शांत है और ममिन शांति से बात कर रहा है। ममिन पूछता है कि तुम वापस लंदन क्यों नहीं जा रहे हो और यहीं क्यों रुके हो। शांति बताता है कि उसके पिता ने सारा कामकाज अब उसे ही सौंप दिया है। वो लंदन की उस तेज रफ्तार जिंदगी को इस छोटे से शहर में बहुत मिस कर रहा है। अब मैं आपको आदेल के घर ले चल रही हूँ, जहाँ उसके पिता गातो उसका इंतजार कर रहे हैं। आदेल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आती है और गातो उससे कड़क आवाज में पूछता है। वो पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद तुम इतनी रात तक आखिर कहाँ घूम रही थी। आदेल बहुत ही आराम से कहती है कि वो बस ताज़ी हवा में टहलने गई थी। गातो उसकी इस लापरवाही पर भड़कता है और सिजिल बहुत हैरान है कि भी उसे जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक भारी सी दस्तक होती है। दरवाजे पर इसाबेल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत फिजियोथेरेपिस्ट खड़ी है। उसके हाथ में एक भारी सा बैग है और वो अंदर आकर अपना सामान रखती है। इसाबेल आदेल को दादी माँ के कमरे में ले जाती है, जहाँ दादी माँ आराम से बिस्तर पर लेटी है। इसाबेल बहुत ही तेज और फुर्तीली है और वो तुरंत दादी को उठने के लिए कहती है। दादी माँ अपनी उम्र का बहाना बनाती है, पर इसाबेल उनकी एक नहीं सुनती। वो दादी माँ के जोड़ों की मालिश करती है और उन्हें उनकी पुरानी शादी की ड्रेस याद दिलाती है। दादी माँ भी उस गुजरे हुए वक्त में पूरी तरह से खोसी जाती है। तभी इसाबेल की नज़र आदेल पर पड़ती है और पूछती है कि क्या उसे कोई दिक्कत है। आदेल कहती है कि बस थोड़ी सी अकड़न है, पर वो अपना चेकअप करवाने से साफ मना करती है। लेकिन इसाबेल और दादी माँ की जिद के आगे उसे हार मानकर अपना जैकेट उतारना पड़ता है। इसाबेल उसके शर्ट के बटन खोलती है और उसके कंधों को हल्के हाथों से दबाती है। जैसे ही इसाबेल की उंगलियां आदेल की पीठ को छूती हैं, आदेल के मुंह से दर्द की एक बहुत ही हल्की सी चीख निकल जाती है। इसाबेल तुरंत घबराकर पीछे हटती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया। यहाँ आदेल की आंखों में एक अजीब सा डर है, जिसे वो किसी से भी बांटना नहीं चाहती। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मैं आपको बैंक के अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ। आदेल आधे शांति के साथ बैंक में खड़ी है और अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयों से दिखाती है। उसके पास करीब 6 मिलियन पेसेज हैं, जिसे वो सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करना चाहती है। बैंक से निकलने के बाद आदेल की अचानक इसाबेल से मुलाकात हो जाती है। दोनों एक साथ कॉफी पीने के लिए बैठते हैं और उनके बीच की खामोशी टूटने लगती है। इसाबेल उस दिन के लिए माफी मांगती है जब उसने आदेल को छुआ था। आदेल बताती है कि उसे किसी का भी छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसाबेल उसे भरोसा दिलाती है कि वो आगे से उसकी हदों का पूरा ध्यान रखेगी। अब कहानी हमें एक बार के अंदर ले जाती है, जहां होजे नाम का एक पादरी आदेल से मिलता है। होजे उसे बियर पीने के लिए जोर देता है और दोनों बैठकर अपने दिल की बातें करते हैं। आदेल बताती है कि लोग उसे घोड़ा कहते हैं और होजे कहता है कि लोग उसे भी ताने मारते हैं। होजे उसे एक पुरानी प्रोजेक्टर फिल्म दिखाता है, जिसमें उसके पुराने प्रेमी अलोंजो की तस्वीरें हैं। अलोंजो की मौत एड्स से हुई थी, पर होजे आज भी उससे बहुत प्यार करता है। होजे आदेल को एक पुरानी किताब देता है और उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने को कहता है। वो समझाता है कि दुनिया के तानों से डरकर अपनी इच्छाओं को मारना सबसे बड़ा पाप है। होजे की बातें आदेल के दिमाग में एक बहुत बड़े तूफान की तरह गूंज रही हैं। जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब उसे अपने मन में एक आवाज़ सुनाई दी थी। उसी आवाज़ ने उसे मर्दों के डर से आज़ाद किया था और उसके अंदर के सारे जुनून को मार दिया था। पर अब वो राख के नीचे दबी हुई आग फिर से धीरे धीरे सुलगने लगी है। रात का वक्त है और शहर के एक थिएटर में आदेल एक नाटक देखकर बाहर निकल रही है। वहाँ इसाबेल अपने दोस्तों के साथ खड़ी है और वो आदेल को देखकर बहुत खुश होती है। इसाबेल उसे जबरदस्ती एक बार में ले जाती है, जहाँ चारों तरफ तेज संगीत और रोशनी है। लोग वहाँ नकली खून पीकर जश्न मना रहे हैं और एक अलग ही पागलपन में डूबे चुके हैं। आदेल वहाँ से वापस होजे के पास जाती है और उसे बताती है कि शांति ने उसे किस किया, पर जब शांति ने उसके होठों को छुआ तो उसकी बंद आंखों के सामने इसाबेल का चेहरा था। वो बताती है कि इसाबेल के साथ होने पर वो अपनी सारी बीमारियों और डर को भूल जाती है। अब वो आज़ाद होकर सांस लेना चाहती है और चाहती है कि कोई उसके बदन को प्यार से छुए। होजे उसे पूरी आज़ादी से जीने की सलाह देता है और कहता है कि उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। नया साल आने वाला है और पूरे शहर में हजारों लोगों की भीड़ जश्न में डूबी हुई है। रात बहुत हो चुकी है और आदेल अब तक अपने घर वापस नहीं लौटी है। गातो गुस्से में उसे फ़ोन लगाता है और उसे तुरंत घर वापस आने का हुक्म देता है, लेकिन आदेल का मन अब पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए बेकरार है। अगली सुबह आदेल अपनी दादी माँ के कमरे में है, जहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। दादी माँ उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं, जिनमें उसकी 2 आंटियाँ नजर आ रही हैं। वो बताती हैं कि उन दोनों को भी लोग हमेशा मर्दाना औरतें ही कहा करते थे।
ना तो उनके कभी बच्चे हुए थे और ना ही उन्हें कभी पीरियड्स आए थे। दादी माँ रुला देने वाली आवाज़ में कहती हैं कि ये सब कुछ उनके परिवार में पहले से होता आया है। ये सुनकर आदेल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सच्चाई जानने के लिए सीधा डॉक्टर के पास जाती है। क्लिनिक का माहौल बहुत ही भारी है और डॉक्टर मिगुएल उसकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। डॉक्टर मिगुएल उसे अपने पास बिठाते हैं और वो कड़वा सच बताते हैं जो आदेल नहीं जानती थी। वो बताते हैं कि आदेल को कभी पीरियड्स नहीं आएंगे और वो ज़िंदगी में कभी भी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई यूट्रस है ही नहीं और ना ही उसकी कोई ओवरीज मौजूद हैं। डॉक्टर के अगले शब्द एक बम की तरह फटते हैं जब वो कहते हैं कि उसके अंदर मर्दों वाले जननांग थे। आदेल को 14 साल की उम्र में हर्निया का बहाना देकर एक बहुत बड़ी सर्जरी की गई थी। उस सर्जरी में उसके उन हिस्सों को काट दिया गया था ताकि वो समाज की नज़रों में एक आम लड़की लगे। आदेल ये खौफनाक सच सुनकर टूट जाती है और पूछती है कि अगर ये सब ना होता तो वो आखिर क्या होती। ये सच्चाई उसके दिमाग को फाड़ रही है और वो पागलों की तरह शहर छोड़कर मैड्रिड आ जाती है। मैड्रिड की रात बहुत ही तेज़ और रंगीन है, जहां वो एक क्लब के अंदर जाती है। वहां उसे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी अलग पहचान के साथ खुलकर जी रहे हैं। वो खुद को क्वियर कहते हैं और हर तरह के डर से पूरी तरह आज़ाद हैं। अब आदेल अपना रूप बदल चुकी है और उसने छोटे बाल और मर्दों वाले कपड़े पहन लिए हैं। उसने अपना नाम भी बदलकर आधे रख लिया है और अब वो एक नई नौकरी की तलाश कर रही है। एक दिन उसे बार में पत्रिसिया मिलती है जो उसे अपने क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देती है। क्लिनिक में मैडम फेली और मैडम वेगा हैं जो एक बहुत ही अलग तरह का काम करती हैं। वो लोगों की दबी हुई अजीबोगरीब इच्छाओं को बहुत ही गुप्त तरीके से पूरा करने का काम करती हैं। आधे अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है और वो रिसेप्शन पर सबका बहुत बारीकी से ध्यान रखता है। एक दिन मकान मालिक अमादेव आता है और वो किराए को लेकर बुरी तरह से झगड़ा करता है। आंखिला नाम की लड़की उससे जमकर लड़ती है और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। आदि अब अपनी असली पहचान को आईने के सामने खड़े होकर महसूस कर रहा है। वो जान चुका है कि उसकी असली पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी रूह से जुड़ी है। अचानक उसे शांति का एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि वो सब कुछ ठीक करने गया है। आधे बारिश के बीच शांति को फोन मिलाता है और उससे अपने सारे पैसे की वापस मांगता है। शांति का दिल टूट जाता है पर वो उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है। आधे उसे माफी मांगते हुए अलविदा कहता है और अपनी नई आज़ाद जिंदगी को पूरी तरह अपना लेता है। कहानी के आखिरी हिस्से में होजे भी आ जाता है और वो आधे की इस नई जिंदगी का जमकर जश्न मनाता है। आधे और आंखिला अब आज़ाद हैं और वो रात के अंधेरे में खुशी से नाच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। रफ्तार और एक्शन में मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी बड़े विस्फोट में।